ऐसा क्या हुआ कि सुधांशु पांडे ने अनुपमा छोड़ दिया? क्योंकि उनका किरदार भी तो उतना ही अहम है पूरी अनुपमा की कहानी में जितना कोई और किरदार। ऐसे में सवाल कई थे, ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, कोई मजबूरी थी या किसी और वजह से किया? भाई जब इतने सवाल होना तो इधर उधर से बातें नहीं सुना करते, बातें सिर्फ उनकी सुना करते हैं जो सवाल का सही जवाब दे सके, यानी द मैन हिमसेल्फ। और आज हर सवाल का सीधा जवाब दे रहे हैं खुद सुधांशु पांडे। एक तो ये बोलना शायद गलत है कि मैंने अनुपमा छोड़ा नहीं, मुझे लगता है कि मेरा समय वहां पे पूरा हो गया था। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। पहली बार एक ग्रे शेड वाला हीरो आया इंडियन टेलीविजन में। मेरा इंस्टाग्राम सबके सामने है। इनफैक्ट रूपाली से आज सुबह से मेरी 3 बार बातचीत हो चुकी है इंस्टाग्राम पे, डीएम पे, तो उसकी मेरी नोक-झोंक चलती रहती है, वही चल रहा है। अनुपमा छोड़ने के बाद क्या लगा कि कोई आपको समझ नहीं पाया? एक तो ये बोलना शायद गलत है कि मैंने अनुपमा छोड़ा। हालांकि ये टर्म हम सभी यूज़ कर रहे हैं। छोड़ा नहीं, मुझे लगता है कि मेरा समय वहाँ पे पूरा हो गया था। और मेरा हमेशा से ये मानना है कि जब आपका वक्त कहीं पे शुरू होता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है, और जब आपका वक्त कहीं पे ख़त्म हो रहा होता है तो उसे भी कोई रोक नहीं सकता है। और मेरा ये मानना है कि जब वक्त ख़त्म होने लगता है तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सिग्नल मिलता है। हर इंसान में सेल्फ़ रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपनी ख़ुद की इज़्ज़त आपके मन में ना हो तो आप किसी और की इज़्ज़त क्या करेंगे। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर इंसान की ज़रूरत है, सिर्फ मेरी नहीं। किसी भी शो से कोई भी छोड़ के जा सकता है, लेकिन इस तरह से भला कौन जाता है? एक तो 4 साल हम लोग उस शो का, मतलब मैं उस शो का हिस्सा रहा। जब से शुरू हुआ था तब से वनराज शाह एक ऐसा किरदार था जिससे लोग बहुत ज़्यादा हिल गए थे उसको देख के, क्योंकि पहली बार एक ग्रे शेड वाला हीरो आया इंडियन टेलीविज़न में, जो दिल का बुरा भी नहीं है लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी को थोड़ा सा प्रताड़ित करता है। पूरे 4 साल में मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि लोगों की इतनी जो नाराज़गी आती भी थी इन कैरेक्टर को लेकर, उसके पीछे कितना ज़्यादा प्यार छुपा था। ये मुझे अब समझ में आया, क्योंकि 4 साल के बाद जब मुझे लगा कि यार अब शायद शो से मुझे मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहिए, तो जो लोगों के रिएक्शंस आए हैं वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया हूँ। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे शायद खुद ही पता नहीं था, खुद अंदाज़ा नहीं था कि लोगों के मन में इतना ज़्यादा प्यार भरा हुआ था मेरे लिए, मेरे कैरेक्टर के लिए। अपनी तरफ से मैंने उसमें जितनी मैं जान डाल सकता था मैंने डाली। और एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगा कि अब शायद कहीं ऐसी स्टेज ना आ जाए मेरे अंदर का कलाकार थकने ना लगे, और अगर मैं थक गया तो शायद ऑडियंस भी डिटैच हो जाएगी। तो मेरे अंदर वो भी एक भ्रम था। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ ख़राब होने से पहले आपको, जब अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है, तब अपने आप को उससे आपको डिटैच कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसे ख़बरें जो मीडिया में रही हैं कि रूपाली गांगुली के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे। हालांकि हमने इस सेट पे देखे हैं कि किस तरह से आप लोगों की बॉन्डिंग भी रही है। फिर अभी जो बातें चल रही कि राजन सर और आप दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया सोशल मीडिया पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो रूमर होते हैं ना, उनको रूमर ही रहने देना चाहिए, कभी उनको सच्चाई नहीं मानना चाहिए, क्योंकि रूमर का मीनिंग ही वही है कि ये रूमर है ना। ये ऐसी हवा में ऐसी चीज़ें फैलती रहती हैं, पर उनको सच्चाई मान लेना ये हमारे ऊपर है कि हम सच माने या नहीं माने, या हम उनको सिर्फ रूमर माने।
तो सच तो यही है, ये मैंने सब जगह बोल भी दिया है, कह भी दिया है कि इस उम्र में जाके और इस जगह, इस मुकाम पे पहुंच के अगर मैं इंस्टाग्राम पे अनफॉलो करने जैसी कोई चाइल्डिश हरकत करता हूँ तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी और कुछ नहीं हो सकती। तो मैं तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता और ना मैंने की है। मेरा इंस्टाग्राम सबके सामने है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है और उसको कोई भी खोल के देख सकता है कि मैंने अनफॉलो नहीं किया है, कभी नहीं किया और ना आज किया है। इनफैक्ट रूपाली से आज सुबह से मेरी 3 बार बातचीत हो चुकी है इंस्टाग्राम पे, डीएम पे, तो उसकी मेरी नोक झोंक चलती रहती है, वही चल रहा है। ये डिसीजन अचानक लिया हुआ नहीं है, आपने सोचा होगा। फिर राजन सर से क्या बातें हुई, आप ज़रा अगर बताएं तो। नहीं देखिए, मेरी राजन से तो बहुत समय से बातचीत चली रही थी और मैं कैरेक्टर के बारे में डिस्कस भी करता था और मैं ये भी कहता था कि यार मुझे कुछ ना कुछ ड्रामा मिलते रहना चाहिए, एज इन जो वनराज जो कैरेक्टर है उसके लिए। तो ये काम बहुत आसान नहीं होता है। मैं जानता हूँ कि हर इंसान जैसे मैं परफॉर्म करके एग्जॉस्ट होता हूँ वैसे राइटर भी एग्जॉस्ट होते होंगे। तो अभी तक तो बहुत खूबसूरती से चल रहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं डिक्लाइन ना शुरू हो और उसके चलते ही मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था, मैंने मंथन शुरू कर दिया था कि नहीं, अब मुझे लगता है समय आ गया। तो इसलिए मैंने ये कदम फाइनली उठाया। शो अनुपमा के बाद अब किसे ज़्यादा मिस करने वाले हैं? मैं सिर्फ नाम लूँगा, आप बताते जाइएगा। रूपाली गांगुली? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बाबूजी को कितना मिस करेंगे? बहुत मिस करूँगा। राजन शाही सर? बिल्कुल 100%, उससे मेरी रेगुलर बातचीत होती थी तो मिस तो करूँगा ही मैं। गौरव खन्ना? गौरव खन्ना उस सेट पे मस्ती करता था, उसकी मस्ती, हंसता बहुत था वो ज़ोर ज़ोर से अपने खुद के जोक्स पे, तो वो चीज़ डेफिनेटली आई विल मिस 100%। और एक्चुअली क्या होता है, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, देखिए वहाँ पे किसी के साथ इंडिविजुअल रिलेशनशिप बनाना वो मेरे ऊपर है, लेकिन एक ग्रुप रिलेशनशिप जो होती है, जब आप उस माहौल में होते हैं, सब लोग साथ में काम कर रहे होते हैं, तो वो एक अलग अटैचमेंट होता है कि आप सबके साथ हैं और खूब हंसी मजाक हो रहा है, खूब मस्ती करते हैं। तो वो चीज़ मैं मिस डेफिनेटली करूँगा, 100% करूँगा, क्योंकि बहुत मस्ती करते थे हम लोग वहाँ पर। और किसे मिस नहीं करना चाहेंगे? ऐसा तो कोई नहीं है वहाँ पर जिसे मिस नहीं करना चाहूँगा। इंडस्ट्री के अपने नॉर्म्स होते हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इस तरह से जब आप अचानक जाते हैं तो फिर एक कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर के लिए भी अब कौन, जिसकी तैयारी भी करनी है, जिसकी बहुत सारी प्लॉटिंग होती है कि मतलब किस तरह से ना तो आपके कैरेक्टर को मारा गया है, ना तो किसी चीज़ को इस तरह से दिखाया गया है। वैसे तो अगर आप टेक्निकली देखें तो अचानक बहुत सारे किरदार चले जाते हैं शोज़ में से। बहुत सारे शोज़ ऐसे हैं जिसमें से अचानक किरदार गायब होते हैं और उनकी जगह कोई और आ जाता है। तो मुझे लगता है टेलीविज़न प्रोड्यूसर्स को इस चीज़ की आदत है और मुझे लगता है कि रिप्लेस करने में कोई इशू नहीं होता है। ये लोग सब इतने बड़े दिग्गज प्रोड्यूसर्स हैं, उनको मालूम है कैसे किसको क्रिएट करना है, कैसे रिप्लेस करना है, कैसे उसको खड़ा करना है, तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे लगता नहीं है कि उनको कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। सर बातें भी चल रही है आप बिग बॉस में जाने वाले हो। अरे बाप रे, ये तो गजब का रूमर है। ये सुन के मुझे हंसी भी आ गई थी। मैंने कहा यार देखो, लोगों को लगता है कि यार कोई भी अगर कोई अच्छा चीज़ छोड़ के जा रहा है तो वो बिग बॉस के लिए जा रहा है, और मुझे बहुत हंसी आती क्योंकि पहली बात तो मैं बिग बॉस जैसे शो के लिए बना ही नहीं हूँ। आखिरी सवाल, तो अब नेक्स्ट क्या? 2-3 चीज़ें पाइपलाइन में हैं, कुछ चीज़ें जो मैं साइन कर चुका हूँ वो होने वाली हैं, पर मैं अभी आई एम नॉट एट द लिबर्टी ऑफ टॉकिंग अबाउट इट। तो मैं अभी ख़ुद तो बात नहीं करूँगा, बट थोड़े वक्त में आप लोगों को पता चल जाएगा और फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। गॉड इज़ वेरी काइंड, एंड प्लस उसके अलावा म्यूज़िक में बहुत कुछ चल रहा है। बैंड ऑफ बॉयज़ के साथ मैं रीयूनाइट कर गया हूँ और अभी हमारा पूरा एल्बम रिलीज़ हुआ है और पहला म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुआ है, विच इज़ डूइंग वेरी वेल। दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं आप जो चाहने वाले हैं वनराज शाह? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इमोशनली इतना डिस्टर्ब हुए मेरे जाने से, तो मैं पहले तो उस बात के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ कि सॉरी मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। पर इसके अलावा मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे प्यार दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने कुछ तो सही किया जीवन में, और
कुछ तो अच्छा किया इस किरदार के साथ, जो मुझे आप लोगों का इतना सारा प्यार मिला। और मैं ये भी जानता हूँ कि आगे जो भी मैं करूँगा आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहेगा। तो प्लीज़ मुझे अपनी प्रार्थनाओं में रखिएगा, और आप लोग भी मेरी प्रार्थनाओं में हमेशा रहेंगे। खुश रहिए, सुखी रहिए, और बस प्यार दुनिया में बांटिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।